नमस्कार, मेरा नाम पुनीत राउत। मैं वेस्ट बंगाल के निमकीडाड़ा नामक एक छोटा सा स्थान है, मैं वहीं से हूँ। मेरे जीवन में सिर्फ एक ही बार भूतिया घटना घटा है और यह घटना आज से तकरीबन 7 या 8 साल पहले का है। दरअसल उस रात में दिन भर खेत का काम करके बहुत थक चुका था, इसलिए मैं एकदम गहरी नींद में था। खेत हमारे घर के एकदम पीछे ही था। उसी खेत के तरफ से वो रात एक अजीब सी आवाजें आने लगी। उस अजीब सी आवाज के कारण मेरा एक बार जो नींद टूटा, मैं दोबारा सो ही नहीं पाया। रात भर वह आवाज मुझे सताता ही रहा। इधर उधर देखा तो मेरा भाई तो बहुत ही गहरी नींद में था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि इतनी आवाज़ों के बावजूद भी मेरा भाई आखिर कैसे ऐसे चैन की नींद सो सकता है। उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि मानो वह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रहा हो। बहुत देर तक वह आवाज़ आने के बाद मैं सोचने लगा कि आखिर यह आवाज़ किस चीज़ का है। आवाज़ सुनकर तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज़ आखिर किस जानवर का है। कुछ देर उस आवाज़ का बंद होने का इंतज़ार करते करते मुझे बाहर जाकर देखने का मन किया कि आखिर ये चीज़ है क्या। और मैं अपने खटिये से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर बरामदे पर वॉल पर एक मोटा डंडा रखा था। मैंने अपने सुरक्षा के लिए उस डंडे को उठा लिया कि जिस अजीबोगरीब आवाज़ के पीछे मैं जाने वाला था वो एक खतरनाक जानवर भी हो सकता था। उस डंडे को उठाकर मैं धीरे धीरे डरते डरते घर के पीछे जाने लगा। जैसे जैसे मैं घर के पीछे की तरफ मुड़ता, वह आवाज़ तो एकाएक किसी एक से अधिक इंसानों की आवाज़ों में जैसे बदलने ही लग गया। और मैं जब खेत पर जाकर देखता हूँ कि वहाँ कई सारे लोग हमारे खेत पर मौजूद हैं और वो भी सभी के सभी नग्न अवस्था में। मैं वो दृश्य एकाएक देखकर चौंक सा गया। उनमें कुछ बूढ़े, कुछ बच्चे, कुछ महिलाएं भी थीं। यह मैं उनके आकृति से पहचान पा रहा था, क्योंकि शक्ल तो किसी की भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था मुझे। सभी के सभी आकृति काफी धुंधला धुंधला सा था, पर इतना तो पता चल ही रहा था कि किसी ने कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ है। वो दृश्य देखने के साथ ही साथ मैं झट से नीचे बैठ गया ताकि वे मुझे देख ना पाए। मैंने देखा वे सभी आकृति हमारे खेत में इधर उधर कर रहे थे। कुछ बच्चे दौड़ रहे थे। मैंने जिंदगी में भूत प्रेतों की कहानियां तो पहले भी सुनी थी, पर अपने आंखों से कभी नहीं देखा था। और आज वो देखा, और एक नहीं बल्कि कई सारे भूत एक साथ, और वो भी हमारे ही खेत में। मैंने डर के मारे अपने सिर को नीचे झुका लिया। डर लग रहा था कि कहीं उनमें से कोई मुझे देख न ले। सर नीचे झुकाए मैं चुपचाप बस उनकी आवाज़ों को ही सुन रहा था कि अचानक उनमें से एक बच्चे की आत्मा मेरे एकदम करीब से दौड़ने लगा। उसको मेरे एकदम करीब से दौड़ता हुआ देख मैं बहुत ही डर गया था, और मैंने न सोचा न समझा, मैं वहां से झट से उठ खड़ा हो गया और पीछे मुड़कर घर की तरफ भागने लगा। घर के अंदर जाते ही मैंने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। दरवाज़ा लॉक कर ही रहा था कि उस आवाज़ के कारण मेरा भाई भी पीछे से उठ गया और कहने लगा कि क्या हुआ। उसने मेरा डरा डरा सा चेहरा देख लिया था और मैंने सब कुछ भाई को कह दिया। ये कहानी सुनने वाला सबसे पहला मेरा भाई ही था। उस रात के बाद से भाग्यवश आज तक वैसा घटना कभी नहीं घटा। मैंने ये कहानी कई गाँव वालों को भी सुनाया और गाँव वालों से जानने की कोशिश भी की कि वो जो इतनी सारी जो आत्माएं थी वो आखिर किसकी थी।
क्या कहीं कोई हादसे का शिकार तो नहीं हुआ था? पर दुर्भाग्यवश मुझे आज तक इसका कोई जवाब न मिला। नमस्ते स्कैरिबल और नमस्ते संपूर्ण दर्शकबिन को भी। मेरा नाम शशि राय। स्कैरिबल पर कई सारे डरावनी सत्य घटना को सुनने के बाद मुझे भी एक सत्य घटना भेजने का मन किया, सो मैं भेज रहा हूँ। ये घटना मेरे ही भैया का है। ये तब का घटना है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। हमारा घर और चाचा का घर ज़्यादा दूर नहीं होने के कारण मेरे भैया कभी इस वाले अपने घर पर रहते तो कभी चाचा के घर पर रहते। उसका कोई एक ठिकाना ना होता, वो कभी भी किसी भी घर पर होता। हमारे घर और चाचा के घर की दूरी ज़्यादा नहीं, बस पैदल 10 से 15 मिनट ही लगता। पर पहाड़ होने के कारण ऊपर नीचे चलना पड़ता था। एक शाम भैया चाचा के घर से हमारे घर के लिए निकले। हमारे घर आने के लिए उन्हें ऊपर की तरफ चलना पड़ता था। सदैव की तरह वो उस पहाड़ पर चल रहे थे। चलते चलते उन्हें एक आवाज सुनाई दिया। वो आवाज सुनकर ऐसा लगा मानो कहीं कोई बच्ची रो रही हो। वो आवाज सुनते ही भैया ने अपना सिर ऊपर किया तो उन्हें दूर उसी पहाड़ के ऊपरी तरफ कोई बच्ची रोती हुई ऊपर ही चलती हुई दिखाई दी। मेरे भैया को लगा कि लगभग शाम होने वाला है। ऐसे समय में ये कौन बच्ची ऐसे सुनसान पहाड़ पर चल रही है और यह रो क्यों रही है? ऐसी बातें सोचते हुए मेरे भैया आगे बढ़ने लगे। पर जितने भी मेरे भैया के कदम आगे बढ़ते पर वो बच्ची तक नहीं पहुंच पाते। मेरे भैया जब जब ऊपर की तरफ चलते वो बच्ची भी आगे बढ़ती, और जब जब मेरे भैया के पांव रुकते वो बच्ची भी रुककर एक ही जगह रोने लगती। भैया बच्ची का चेहरा नहीं देख पाए थे क्योंकि वो बच्ची पीछे की तरफ मुड़ी थी। पीछे से देखने से यह तो मालूम पड़ रहा था कि उस बच्ची के बाल काफी बिखरा बिखरा सा और खुला खुला सा था। ज्यादा लंबा नहीं पर कंधे तक तो आ ही रहे थे उसके बाल। कपड़े कुछ सफेद कपड़ा था और सफेद कपड़े पर कुछ प्रिंटिंग सा था। कपड़ा फ्रॉक की तरह लग रहा था दूर से। काफी देर तक पहाड़ की ऊपरी तरफ चलने के बाद मेरे भैया कुछ थक सा गया था, इसलिए वे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गए और कुछ देर आराम करने लगे। तब देखा कि वो बच्ची फिर से रुककर एक ही जगह पर रोने लगी। उन्होंने देखा कि बच्ची रुक गई है तो उन्होंने सोचा कि अब जब बच्ची रुक ही गई है तो वे जल्दी जल्दी चलकर बच्ची की तरफ पहुंच जाएंगे। भैया ने पहले तो नीचे से आवाज लगाई उस बच्ची को, पर वो बच्ची सुन ही नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, उसके करीब ही जाकर मैं उसे मनाता हूँ, काफी छोटी बच्ची है। भैया उस बच्ची के करीब जाने के लिए उस पत्थर से उठ खड़े हुए और अपना पहला कदम आगे बढ़ाया। पर ठीक उसी समय उस बच्ची ने भी अपना पहला कदम आगे बढ़ा ही लिया था। यह देखकर बड़ा अजीब लगने लगा है भैया को। भैया वैसे ही एक पांव को आगे बढ़ाकर रुक गए थे और वैसे ही पोजीशन में वो उस बच्ची को देखने लगे। वो बच्ची भी ठीक वैसे ही एक पांव आगे बढ़ाकर रुक सी गई थी। यह देखकर भैया को थोड़ा थोड़ा अजीब सा लगने लगा और मन ही मन थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा। वो बच्ची अब आगे नहीं बढ़ रही थी। फिर जैसे ही मेरे भैया ने दूसरा कदम आगे रखा, ठीक उसी समय उस बच्ची ने भी ठीक उसी तरह अपना दूसरा कदम आगे रख दिया। यह देखकर भैया अब समझ गए थे कि जिसे वे अब तक कोई छोटी बच्ची समझ रहे थे वह तो कोई साधारण बच्ची नहीं बल्कि कोई भूत या पिशाच ही होगा। यह देखकर भैया काफी डर गए थे और उन्होंने सोचा कि वे आज घर नहीं जाएंगे। मन ही मन उन्होंने चाचा के घर लौटने का फैसला कर लिया था। मेरे भैया ने अपना एक कदम पीछे किया तो देखते हैं कि उस बच्ची ने भी अपना एक कदम पीछे कर लिया था। मेरे भैया ने बिना पीछे मुड़े धीरे धीरे अपना कदम पीछे करना शुरू कर दिया था।
ठीक उसी तरह उस बच्ची ने भी बिना पीछे मुड़े अपना कदम पीछे करना शुरू कर दिया था। जैसे लग रहा था मानो उनके सामने कोई आईना हो। मेरे भैया धीरे धीरे पीछे की ओर कदम बढ़ा रहे थे, तो वो बच्ची भी बिना पीछे मुड़े भैया के पास ही आ रही थी। पर इस बार भैया ने एक चीज और गौर किया कि इस बार भी वो बच्ची भले ही उतने ही कदम चल रही थी जितने कि मेरे भैया, पर फिर भी बच्ची काफी नजदीक आ पहुंचे थे, क्योंकि बच्ची के कदम काफी लंबा लंबा लग रहा था। यह देखकर अब भैया अचानक से पीछे मुड़कर जल्दी जल्दी भागने लगे। अच्छा हुआ कि वो नीचे की तरफ भाग रहे थे। ऊपर की तरफ भागना पड़ता तो शायद उतनी जल्दी नहीं भाग पाते। पहाड़ के नीचे की तरफ भागते भागते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बच्ची तो अब भी अपना पीठ दिखाते ही हुए एकदम हवा की गति में मेरे भैया का पीछा कर रही थी। यह देखकर जैसे मेरे भैया के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। यह दृश्य देखने के बाद इस बार भैया को पूरा यकीन हो गया था कि यह कोई प्रेत आत्मा ही है, क्योंकि साधारण इंसान ऐसे इतनी तेज नहीं दौड़ सकती, और वो भी ऐसे पहाड़ी रास्ते पर तो बिल्कुल ही नहीं। नीचे की ओर भागते भागते उन्होंने अपना संतुलन खो दिया और वो बहुत ही बुरी तरह नीचे गिरे। नीचे गिरने के समय उन्हें याद आया कि वे अब नीचे मेन रोड पर आ चुके हैं। उसी मेन रोड की दूसरी तरफ एक दुकान था। उसी दुकानदार ने भैया को गिरते हुए देख लिया और जल्दी जल्दी भैया को उठाने के लिए आ गए। भैया को साधारण छोटी मोटी चोटें लगी थी। अब पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे कोई नहीं था। मेरे भैया ने उस दुकानदार को सब कुछ कह दिया। तब यह सुनकर दुकानदार भी बहुत डर गया था और उसी दुकानदार ने अपने भांजे को दुकान पर देखने को कहा और खुद भैया को चाचा के घर पहुंचाने चले गए। उसी रात से भैया को बहुत बुखार आने लगा था। ठीक सुबह चाचा और पिताजी ने मिलकर गांव के ही एक झाकरी को बुलाकर भैया को झाड़ फूक कराया। झाड़ फूक करते करते उस झाकरी ने कहा, वह जो पहाड़ का रास्ता है उसके बाईं ओर बहुत ही करीब बहुत पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। भले ही आज वो कब्रिस्तान ना हो, पर उन पर गड़ी लाशें आज तक उस मिट्टी के अंदर ही है, और उन्हीं में से किसी की एक आत्मा ने लड़के का पीछा किया था। उस झाड़ फूक के बाद दवाइयों ने भी काम करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे हफ्ते भर में वो ठीक भी हो गए थे। मेरे चाचा को या पिताजी को उस कब्रिस्तान के बारे में पता नहीं था, पर बहुत साल बाद जब मेरी यह कहानी हमारे ही गांव के एक बूढ़ी दादी सुनती है तो वो कहती हैं कि हाँ, उस झाकरी ने ठीक कहा। पहले वहाँ कोई छोटा सा कब्रिस्तान तो हुआ करता था, पर एक दिन भारी बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड होने लगा था, जिस लैंडस्लाइड के कारण वो कब्रिस्तान पूरा का पूरा ढक सा गया और समय के साथ साथ उस मिट्टी पर झाड़ जंगल उगने लगे, जिसके कारण आज पता ही नहीं चलता कि कभी वहाँ कोई कब्रिस्तान भी हुआ करता था। उस घटना के बाद से मेरे भैया चाचा का घर बहुत ही कम जाने लगे। वो ज़्यादातर अपने इस वाले घर पर ही रहने लगे। उस घटना के बाद से आज तक उस रास्ते पर वो अकेला नहीं चलते हैं। तो दर्शक बिन, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा आज का कहानी। अगर पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।